हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। परंतु अब हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो चीज़ श्वसन ही है कि ऑक्सीजन पहुँच गया कोशिका में। ठीक है, कोशिका में पहले से ग्लूकोज है, तो अब श्वसन ग्लूकोज में से ऊर्जा मुक्त करनी। तो जब भी इस तरह का कोई पोर्शन होता है, इस तरह का कोई प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक और बात, अगर आपने शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और पसंद आए तो लाइक करना। तो ठीक है, श्वसन की जो क्रिया होती है वह आधार रखती है ऑक्सीजन के आधार, ऑक्सीजन की मात्रा में या उपस्थिति में। अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो ऐसे श्वसन को बोला जाता है अक्षीय श्वसन। ऐसे श्वसन क्या बोला जाता है? अक्षीय श्वसन। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, किसी अनुपस्थिति है, तो ऐसे श्वसन को बोला जाता है अनोक्षीय श्वसन। अगर मैं एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जाऊँ तो जिस श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे वायवीय और जो अनुपस्थिति में उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, वायवीय श्वसन जो ज़्यादातर कौन करते हैं? बड़े जीव करते हैं या बहुकोशिकीय जीव करते हैं, जैसे कि वनस्पतियाँ, मनुष्य, प्राणी इत्यादि लोग करते हैं, जिनमें श्वसन तंत्र के अंग अलग से आए होते हैं या श्वसन करने के लिए या श्वसन की क्रिया करने के लिए कोई प्रक्रम होता है। ठीक है, कुछ अनोक्षीय श्वसन करने वाले प्रक्रम भी करते हैं, जैसे कुछ तरह के बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? और अनोक्षीय श्वसन करते हैं, अवायवीय करते हैं, जिसमें खासकर हम ईस्ट नाम के बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं। आपको पता हो तो फलों के रस से शराब बनना, ये आटे के सड़न से ब्रेड बनाना, ये सारी प्रक्रिया ईस्ट नाम के बैक्टीरिया की उपस्थिति में होती है। ठीक है, ईस्ट नाम का बैक्टीरिया ही इसका एकमात्र क्या करता है? हल है, मतलब एकमात्र प्रक्रम करता है कि जिससे हमें किसी के किण्वन करने से, किण्वन मीन्स फर्मेंटेशन करने से हमें कोई अच्छी खाद्य वस्तु मिलती है, जैसे कि फलों के रस से हमें शराब मिलती है और आटे के सड़न से क्या मिलता है? ब्रेड बनती है। तो ये अनोक्षीय श्वसन कारण है, अनोक्षीय श्वसन की वजह से होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। चलो, अब अनोक्षीय श्वसन और अक्षीय श्वसन की मैं बात कर रहा था, तो हमने वो चीज़ देख ली कि अनोक्षीय श्वसन क्या है, अक्षीय श्वसन क्या है। ठीक है, अब हम एक चीज़ हम लाइन बाय लाइन इस थ्योरी को समझेंगे, फिर इसके जो कंक्लूजन में हम पूरी बात समझाएंगे। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन इस चीज़ को समझते हैं। द प्रोसेस of release of energy by breakdown of stored food of cell is called respiration। मतलब कोशिका में आए हुए खुराक में से ऊर्जा को मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, है ना। यहाँ जो रेस्पिरेशन लिखा है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। फिर उन्होंने कहा है कि if respiration takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसे बोलते हैं अवायवीय या अनोक्षीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय या अनोक्षीय श्वसन। मैं अनोक्षीय श्वसन लिख रहा हूँ, पर एनसीईआरटी की बुक में अवायवीय है तो आप अवायवीय भी लिख सकते हो। मैं अनोक्षीय लिख रहा हूँ। ओके, अनोक्षीय श्वसन। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने क्या कहा? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अक्षीय श्वसन। तब इसको क्या बोलेंगे? अक्षीय श्वसन। अक्षीय श्वसन ये था अनोक्षीय श्वसन। अब आगे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर ग्लूकोज इज डिकम्पोज विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, पहले तो जितने भी स्टोर ग्लूकोज है, जितने भी कोशिका में ग्लूकोज आए हैं, वो ऑक्सीजन के बिना ही क्या होंगे? डिकम्पोज।
डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, विभाजित होना या अपघटित होना। अपघटित होना। और ये जो प्रक्रिया होती है डिकम्पोजिशन की या अपघटन की, ये प्रक्रिया होती है साइटोप्लाज्मा में। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? साइटोप्लाज्मा मतलब कोशिका रस। क्या? कोशिका रस। या एनसीईआरटी की बुक में आपको लिखा होगा कोशिका द्रव्य, तो आप मैं यहाँ भी द्रव्य लिख देता हूँ, या रस लिखा हो तो भी कोई वादा नहीं, कोशिका रस में होती है। फिर कोशिका रस में से वो खुराक, यदि कोई बहुकोशिकीय सजीव है जैसे कि मनुष्य है ना, तो वो मनुष्य में अगर हो रही है तो वो अपघटित हुआ जो खुराक, अपघटित हुआ जो भाग है वो कहाँ चला जाएगा? कणाभ सूत्र, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, पर उसे बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं ग्लूकोज इज कन्वर्टेड। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड है ना। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? इंटू 2 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन पायरुवेट है ना। पायरुवेट या पायरुविक एसिड, आप पायरुवेट या पायरुवेट एसिड, पायरुविक एसिड भी कह सकते हो उसको, पायरुवेट लिखा हुआ है, आप इसको पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी कह सकते हो। तो हमारा जो ग्लूकोज है जो 6 कार्बन का बना हुआ है, वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट में दो पायरुवेट में बदलते हैं, जिसमें कितने कार्बन आए होते हैं? 3 कार्बन। ठीक है। अब श्वसन किस प्रकार का है उसके आधार पर पायरुवेट अलग अलग वस्तु में बदलता है। अगर श्वसन अनोक्षीय तरह का है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ठीक है। और ये जो पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ये किसके कारण होता है? दिस होल प्रोसेस अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, मतलब अनुपस्थिति में होती है। इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनोक्षीय श्वसन कहते हैं या अवायवीय कहते हैं। दिस प्रोसेस अकर इन ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। किण्वन की प्रक्रिया के दौरान ईस्ट इस तरह की प्रक्रिया करता है। जो प्रक्रिया दिया है कि ग्लूकोज 6 कार्बन मोलिक्यूल से कोशिका रस में क्या किस में बदलता है? 2 पायरुवेट जो 3 कार्बन मोलिक्यूल से उसमें बदलता है। फिर एब्सेंस ऑफ CO2, एब्सेंस ऑफ O2, मैंने CO2 लिखा है, अब O2 कर लेना कि एब्सेंस ऑफ O2। O2 के एब्सेंस में क्या बनता है? इथेनॉल, CO2 और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। हमें नहीं, मतलब जो अनॉक्सी कर रहे हैं उनको इस तरह से एनर्जी मिलती है। फिर एरोबिक मतलब वायवीय ऑक्सीडेशन। तो इन हायर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो उच्च कक्षा के जीव होते हैं, ब्रेक डाउन ग्लूकोज अकर्स कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। उनमें पूरी तरह से ग्लूकोज का विभाजन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। ब्रेक डाउन 3 कार्बन 2 पायरुवेट in using oxygen takes place in the mitochondria and 3 moles of CO2 and H2 are formed। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हमारा जो 3 कार्बन वाला 2 पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन मतलब टूटेगा यूजिंग मतलब उपयोग करके ऑक्सीजन के, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कणाभ सूत्र। कणाभ सूत्र में भी किस भाग में? तो कणाभ सूत्र में आए आधारक भाग में जाकर क्या होता है? ये टूटता है और क्या देता है? कार्बन 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 1 पानी का अणु। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है, दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इज एरोबिक प्रोसेस अ लोड ग्रेटर देन इन द एनर्बिक। मतलब जो अवायवीय या अनोक्षीय श्वसन में जो एनर्जी मिलती है उससे कई ज़्यादा एनर्जी हमें, कई ज़्यादा ऊर्जा ऑक्सीय श्वसन में मिलती है। इसे ऑक्सीय श्वसन करने वाले व्यक्ति को जो जीव है उसे ऑक्सीजन की मात्रा पे निर्भर रहना पड़ता है। अब डिफरेंस उन्होंने बताया, तो डिफरेंस हम 1 by 1 एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि जो ऊपर पढ़ा वही है। न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक CO2 एंड वाटर। जो ऑटोट्रोपिक
न्यूट्रिशन है जो हम पढ़ चुके हैं, स्वयंपोषी, ठीक है। ये स्वयंपोषी और ये है विषमपोषी। तो जो स्वयंपोषी है, ठीक है, जो स्वयंपोषी है वो अपना न्यूट्रिशन मतलब अपना पोषण कैसे बनाते हैं, कैसे मिलता है, इनऑर्गेनिक सोर्स से, मतलब अकार्बनिक पदार्थों से। किससे मिलता है? अकार्बनिक पदार्थ से मिलता है, जैसे कि CO2 और पानी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। वही विषमपोषी लोगों को किस पर निर्भर करना पड़ता है? ऑटोट्रॉप्स, मतलब स्वयंपोषी पर निर्भर करना पड़ता है। अगर वो निर्भरता वो डायरेक्ट भी हो सकती है, मतलब प्रत्यक्ष भी हो सकती है, एंड इनडायरेक्ट मतलब परोक्ष भी हो सकती है। किसके लिए? न्यूट्रिशन मतलब श्वसन मतलब पोषण के लिए। सेकंड, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड ना, सभी जितनी भी ग्रीन हरी वनस्पतियाँ वो और कुछ बैक्टीरिया, जैसे जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ऐसे बैक्टीरिया इसमें आते हैं। और हेटरोट्रॉपिक में सीन इन ऑल एनिमल्स एंड फंगीज, सारे जानवर और फंगी मतलब कवक, ठीक है। और सारे जानवर में हम आ गए, मनुष्य भी आ गए। अब देखो इसमें क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एंड एनर्जी ऑफ ऑटोट्रोप्स आर फुल्ली फिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बन और ऊर्जा दोनों ही जो स्वयंपोषी में ज़रूरत होती है खुराक बनाने के लिए, पोषण बनाने के लिए, वो किस पे आधार रखती है? फोटोसिंथेसिस से पूरी होती है। किससे पूरी होती है? फोटोसिंथेसिस से पूरी होती है, ठीक है। वहीं फूड इज़ ऑब्टेन फॉर ऑटोट्रोप्स, फूड कहाँ से मिलता है? स्वयंपोषी से मिलता है, इसलिए उसको ज़रूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस की। जो आगे देखते हैं, अब ये जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन के लिए दिया गया है कि ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा मतलब कोशिका रस में जाता है, पायरुवेट में बदलता है, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कणाभ सूत्र में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कणाभ सूत्र में जाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। वही कई बार ऐसा होता है कि जो जीव है, जो भी जीव है उसे काम ज़्यादा करना पड़ता है या उसे ऑक्सीजन या शक्ति ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम वो क्या करता है? व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल, ठीक है। मान लो उस टाइम जब वो अधिक कार्य करता है या ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वो जल्दी क्या करता है? श्वसन करता है, जिसके कारण शरीर में या उसके पेशी के कोशिका में, उत्तक की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, आपको यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी। तो O2 की कमी के कारण, ठीक है, उसके जो पेशी में एक अलग तरह का ब्रेकडाउन होता है, अलग तरह का विभाजन होता है या अपघटन होता है। तो पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, है ना। पायरुवेट जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? उत्तक की कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड के रूप में बदल जाएगा, जो भी कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है। तो 3 कार्बन से 3 कार्बन वाला ही मिल रहा है, और जो उसमें ऊर्जा मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेगी। पर ये जो प्रक्रिया पहली तो साइटोप्लाज्मा मतलब कोशिका रस में होगी, दूसरी जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो वो कहाँ होती है? मसल टिश्यू में। किसमें होती है? मसल टिश्यू मतलब पेशियों में, उत्तकों में, ठीक है, हमारी मांसपेशियों में, ठीक है, मांसपेशियों में होती है। और क्या बनाती है? लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण क्या होता है? हमें वो भाग दुखने लगता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की मात्रा अगर मांसपेशियों में बढ़ जाती है तो भाग बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? थक जाता है, और इससे वो दुखने लगता है। और क्यों? क्योंकि हमने उस हाथ से बहुत ज़्यादा काम किया, ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करनी है, और श्वसन की प्रक्रिया की जो स्पीड होती है उससे हमें उतनी ऊर्जा जल्दी से नहीं मिल सकती। तो क्या करते हैं? जिसके कारण क्या होता है? हम जल्दी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की कमी में ही श्वसन की प्रक्रिया करने लग जाते हैं,
और इसके अंदर लैक्टिक एसिड मिल जाती है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मस्कुलर ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स। क्रैम्प्स मतलब सूजन, या कह सकते हो क्रैम्प्स मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है। ठीक है, ये है श्वसन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। जो ऊर्जा हमें इन सभी में मिलती है, जो ऊर्जा हमें यहाँ मिलती है, ठीक है, यहाँ जो हमें ऊर्जा जो मिलती है उस ऊर्जा को ईंधन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा तो बहुत सारी है, पर जब तक ईंधन नहीं बनेगा तब उपयोग कैसे होगा। लकड़ी में भी ऊर्जा है, पर उसे हमें खाना पकाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो हमारे पास सूर्य प्रकाश है, ऊर्जा है, हवा है, ऊर्जा है, पानी है, ऊर्जा है, परंतु उससे डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिल सकती हमको। हम क्या करते हैं, लकड़ी को जला कर क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, या एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं। तो एलपीजी गैस, लकड़ी, ये सब क्या है, ईंधन है। रिक्शा इससे चलती है। अब सूर्य ऊर्जा भी ऊर्जा है, डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, पानी में भी ऊर्जा है, सब में ऊर्जा है, तो डायरेक्ट उपयोग नहीं होता। उसके लिए एक खास प्रकार का ईंधन, एक खास प्रकार का रसायन होना चाहिए या पदार्थ होना चाहिए, जिसे ईंधन कहते हैं। तो ऊर्जा को हमें ईंधन में बदलना पड़ेगा। ये जो ऊर्जा है उसको उपयोग करके एडीपी, जिसका पूरा नाम है एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है, डाइफॉस्फेट, वो फॉस्फेट के अणु को जोड़ने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करके किसमें कन्वर्ट होता है, एटीपी। किसमें, एटीपी, जिसे बोलते हैं एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट हमारा ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। इससे एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर में बन जाएगा, और जो भी वनस्पति, जो भी जीव ऑक्सीडेशन करता है उसमें एटीपी की मात्रा 30 से 32 एटीपी बनते हैं, जबकि जो अनॉक्सीय करते हैं उनमें 2 से 10 एटीपी ही ऊर्जा बनती है। तो ये मुझे समझाना था, और आज के लेक्चर में जो समझाना, आज के जो वीडियो में जो समझाना था वो मैं समझा चुका है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हृदय के स्वस्थ, मतलब हृदय के परिवहन पे। तो तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो क्या करो, लाइक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करो। और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मैं आपको बता चुका हूँ, वो है शेयर करना। सब्सक्राइब के साथ शेयर करो ज़रूर, ये 2 चीज़ ज़रूर करो। और पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर ही करो। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और मैंने चैप्टर 1 की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।